हम क्या गलतियां करते हैं, एक्चुअल में बड़ी गलतियां क्या करते हैं। एक आम आदमी अमीर बनता है, उसमें सिर्फ 4 ही चीज़ हैं जिसको अगर वो ध्यान से इन चारों पे महारत हासिल कर ले। पहला है इनकम, दूसरा है एक्सपेंस, तीसरा है एसेट और चौथा है लायबिलिटीज। इनकम आपका इतना ज़्यादा हो जो खर्चे से ज़्यादा हो, या खर्चा इतना हो जो इनकम से कम हो, तभी कुछ पैसा बचेगा। सलाह कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम कमाते हैं या कम रिसोर्स में आम आदमी हैं तो आप एक दिन अमीर बन सकते हैं, बशर्ते कि आप सही राह पे। नमस्ते दोस्तों, द अरविंदम पिंच के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद योगराज और आज बात हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, टैक्स और भी बहुत सारी इससे जुड़ी हुई बातें। पैसे तो आप कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को सेव करना, मतलब जो आपकी अर्निंग है उसमें से सेविंग करना और उस सेविंग को फ्यूचर बना देना, ये एक आर्ट है। इस आर्ट को आज आप सीखेंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं चितरंजन कुमार, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आइए उनसे बात करते हैं और ये सारे राज उनसे खुलवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी, आपके अपने पॉडकास्ट में आपने मुझे इनवाइट किया और क्या बढ़िया लाइन से शुरुआत करी है आपने। थैंक यू, शुक्रिया। ये एक्चुअल सच्चाई है पूरी तरह से, और हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक करते ही हैं, जिसकी वजह से पैसा हमारे में हाथ में आता तो है, लेकिन रेत की तरह फिसल भी जाता है। तो उसे ही पकड़ना है और इसमें आप पारंगत हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इस बारीकियों को ज़रा समझाएं, बताएं। और शुरुआत हम इसी से करते हैं कि या तो आप कोई ऐसी रियल स्टोरी बताइए कि आपके एडवाइस से उनकी जो है उनकी ज़िंदगी में चार चांद लगा, पैसे रुके आए, या फिर हम क्या गलतियां करते हैं, एक्चुअल में बड़ी गलतियां क्या करते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी का जी का नाम लिया आपने जी। और उन्होंने एक दूसरी रिच डैड पुअर डैड सब जानते हैं। हाँ। उसके बाद उन्होंने एक अगली बुक लिखी, उसका नाम था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अच्छा। हाँ, और इन दोनों बुक में एक उन्होंने थ्योरी दिया है। पैसे में 4 ही चीज़ है, मतलब अगर आप अमीर बनते हैं, एक आम आदमी अमीर बनता है, उसमें सिर्फ 4 ही चीज़ हैं जिसको अगर वो ध्यान से इन चारों पे महारत हासिल कर ले या चारों को समझ ले तो बहुत अमीर बन सकता है। पहला है इनकम, दूसरा है एक्सपेंस, तीसरा है एसेट और चौथा है लायबिलिटीज। आप पैसा कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। ठीक। पैसा कुछ बचेगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो जो बचा हुआ पैसा है, तो ये अब इसके बीच जो समझने वाली बात है कि इनकम आपका इतना ज़्यादा हो जो खर्चे से ज़्यादा हो, या खर्चा इतना हो जो इनकम से कम हो, तभी कुछ पैसा बचेगा। एग्जैक्टली। जब पैसा बचेगा तो उसको या तो आप एसेट में बनाएंगे या लायबिलिटीज बनाएंगे। तो एक नौजवान आदमी जब पैसा कमाता है और पैसा थोड़ा बचता है तो वो कार खरीदता है। कार घूमने फिरने के लिए खरीदता है, मौज मस्ती के लिए खरीदता है। वो कार उसके लिए लायबिलिटीज बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अगली बार ईएमआई देनी है। कार का पूरा पेमेंट तो करता नहीं, तो वो डाउन पेमेंट करता है, बाकी अपने पैसे से डाउन पेमेंट करता है अपनी सेविंग से, और बाकी पैसा लोन ले लेता है। तो अब उसको हर महीने अगले महीने से जो इनकम बच रही थी अब वो उसको ईएमआई में जाएगी। तो आप लायबिलिटीज बना रहे हैं, या उसके बदले में उस पैसे को उसने उसी कार को खरीद के टैक्सी पे चलाने के लिए ओला उबर या ऐसे जगह से टाई अप कर दिया। अब वो एसेट बन गया। वाह। ठीक। तो उस पैसे से, जहां से पैसा आता है वो इनकम है, जहां पैसा जाता है वो खर्चा है। जिस पैसे से एसेट बनता है और वो एसेट आपके लिए फिर से पैसा लाए, वो एसेट है। और ऐसा पैसा जगह जाना जहां से पैसा आपको वापस पैसा देना पड़े और खर्च करना पड़े। जैसे कार खरीदी, आप पेट्रोल जाएगा, ईएमआई जाएगा, सर्विस होगा, वगैरह वगैरह। तो ये लायबिलिटीज है। इन 4 चीजों को अगर बहुत अच्छे से समझ ले तो रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से या दुनिया में किसी भी इकोनॉमिस्ट के हिसाब से आप धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बड़े अमीर आदमी बन जाएंगे। अमीरी थोड़ी मतलब लंबी प्रक्रिया है। अगर आप कम कमाते हैं या कम रिसोर्स में आम आदमी हैं तो आप एक दिन अमीर बन सकते हैं, बशर्ते कि आप सही राह पे चले। तो मतलब कोई ऐसी जरा मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आप बताइए। आपने तो बहुत इतने सालों से, मुझे लग रहा है 23 साल आपने बताया, 23 साल से इस फील्ड में है जी। तो कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा क्लाइंट जिसका वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था और आपने राह दिखाई और वो सही जगह पहुंचा। ऐसी हजारों कहानियां हैं मुझे, लेकिन मैं एक बहुत ही मध्यम वर्ग की एक महिला की कहानी बताता हूँ आपको। मेरे साथ जो मुझे बड़ा, मैं अक्सर अपने दोस्तों को उनसे मोटिवेट कराता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ, उनसे बताता हूँ। तो वो एक आम नौकरी करती हैं, बहुत मिडिल क्लास आदमी है, सिंगल मदर है, उनकी एक बेटी थी और उसकी शादी करनी थी उनको, और उनको इस शहर में घर खरीदना था। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो इंश्योरेंस सेविंग्स के सिलसिले में, तो मैंने उनको कुछ इंश्योरेंस सेविंग के कुछ प्लान्स बताए, उन्होंने कुछ शुरू किया और हम लोग बीच बीच में जब कभी ज़रूरत पड़ती थी मैं मिलता था। तो मैंने उनको एक दिन म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बताइए ये क्या होता है।
तो मैंने लगभग 40-45 मिनट तक पेपर पे कई सारे ग्राफ और कई सारे पिरामिड्स बना के उनको समझाया कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का फ़र्क क्या होता है। 40-45 मिनट सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि चित्रंजन जी, मुझे आपने जो भी कहा मुझे समझ तो कुछ भी नहीं आया, पर इतना समझ में आ गया कि आपको समझ में आता है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए करना क्या है। तो मैंने कहा आप पैसे कैसे बचाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पैसे इकट्ठे होते हैं 1,00,000-2 लाख, तो मैं बैंक में जाके एफडी कर देती हूँ। तो मैंने कहा अगली बार से जो आपके पास 1,00,000 या 2 लाख इकट्ठा हो और आप एफडी करने जा रही हो, तो आप एफडी करने जाने के बजाय मुझे फ़ोन करिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि कुछ पैसे तो अभी भी हैं, इसको निवेश कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने उस 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए थे और 2 लाख रुपए सेविंग शुरुआत करी। 2-4 महीने बाद फिर उनके पास इकट्ठा हुआ। अब उनका एम था मतलब पैसे इकट्ठा करना। मैंने उनको वो 40-45 मिनट में जो प्रेजेंटेशन दिया था, मैंने बताया कि आप बहुत अमीर बन सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को हम लोग मतलब मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि अगर आदमी सही राह पे रहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो उन्होंने 2-3 बार मुझे फ़ोन किया, 1-1 लाख 2-2 लाख करके इन्वेस्ट किया। फिर मैंने उनको बोला कि आप बार बार फ़ोन करती हैं और बार बार ये मुझे आना पड़ता है और ये करता है, क्यों ना आप इसको मंथली SIP कर लें। तो उन्होंने कहा ये SIP क्या होता है। तो मैंने फिर से वही कहानी सुनाई। उन्होंने फिर से कहा कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं इरेगुलर इनकम है मेरी, मैं फिक्स इनकम तो नहीं कर सकती, आप 10-20 हज़ार महीने का कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप 6 महीने में 2 लाख रुपये देती हैं, 1 लाख देती हैं, उससे अच्छा महीने का 10 या 20 हज़ार का SIP कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप SIP कर दीजिए। तो मैंने 10,000 रुपये की SIP करी थी। और कैन यू इमेजिन, उनकी पिछले साल 2 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई। बड़े ग्रैंड तरीके से शादी करी। शादी में लगभग 25-30 लाख का खर्च आया। उस खर्च करने के बाद भी आज भी उनके पास लगभग 50 से 60 लाख का पोर्टफोलियो है। अच्छा। और उसमें से मुझे लगता है कि उन्होंने 17-18 लाख रुपए इस पूरे पिछले 6-7 सालों में बचाया उन्होंने। तो बताइए आपकी एक सलाह कितनी तो उनकी बेटी की शादी, जो 2 उनके गोल थे, एक तो बेटी की शादी करना और दूसरा उनका घर खरीदना। वो आज किसी भी इस शहर में मतलब एक 2 BHK फ्लैट, तो एक 1 BHK या 2 BHK फ्लैट ले सकती हैं जो उनके रहने के लिए पर्याप्त है। अभी उन्होंने जब 50-60 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, बन गया है 60 लाख का पोर्टफोलियो, तो उन्होंने कहा कि इसको निकाल लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, दूसरा गोल भी पूरा हो जाएगा। मैंने कहा दूसरा गोल तो पूरा हो जाएगा। आप देखिए यही छोटी सी डिफरेंस, छोटी सी एक सलाह कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा 60 लाख निकाल के आप घर खरीद लीजिएगा, लेकिन कल फिर काम पे जाना पड़ेगा ताकि आप घर चला सकें। घर तो होगा आपके पास, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे के लिए आपको फिर से काम करना पड़ेगा। तो कहते हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, इस 60 लाख को अगर आप SWP में कन्वर्ट कर दें तो इस पोर्टफोलियो पे आपको लगभग 14-15% का रिटर्न आता है। हम मानते हैं कि 12% भी अगर आगे आया तो 60 लाख पे 12% का रिटर्न हुआ लगभग 7,20,000 हर साल बढ़ेगा। मतलब महीने का अगर डिवाइड करें इसको तो 12 महीने में तो हर महीने 60,000 बढ़ेगा। तो अगर महीने का हम 35 से 40,000 निकाल लें तो आप जिस घर में रहती हैं उस घर का रेंट भी दे पाएंगी और आप घर भी अच्छे से चला पाएंगे। मतलब आप घर खरीदे नहीं, जिस घर को आप खरीदना चाहते हैं उसको रेंट आउट कर लें, उसको रेंट पे ले लें, तो आपका और 18 से 20,000 का रेंट है उनके घर का, और 20,000 और 20,000 लगभग घर चलाने के लिए चाहिए, बेसिक नीड्स के लिए। तो इस 60 लाख से उनको हर महीने 40,000 इनकम आएगी। 40,000 निकलेगा, साल भर में कितना निकलेगा? 4,80,000, जो कि 60 लाख का 8% हुआ। ठीक। और पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है 14%। हमें सेबी कहता है कि आप 12.6 से ज्यादा नहीं बताना चाहिए आपको। तो हम 12.6 से ज्यादा नहीं बताएंगे, ये पास्ट परफॉर्मेंस था उनका जो आया है। तो अगर 12% का भी रिटर्न आए तो 7,20,000 बढ़ रहा है और 4,80,000 निकाल रही है, तो ये 60 लाख बढ़ता भी रहेगा, वो घर में भी रह पाएंगी। और फिर जब ये 60 लाख 2 करोड़ हो जाएगा तो एक 60-70 लाख का घर भी खरीद लेंगे। तो एक जगह नहीं रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए इसके लिए। तो वो एक रियल स्टोरी है, जो एक आदमी जिसको बैंक खाता खुलवाने के लिए उसने सिग्नेचर की प्रैक्टिस करी थी, वो आदमी भी करोड़पति बन सकता है। बताइए, मतलब सलाह कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या कराया था आपने जब वो घर खरीदने के लिए कह रही थी? तो SWP बताया, हालांकि अभी नहीं किया है, अभी क्योंकि वो कमाती है। तो मैंने कहा अभी आप इसमें जोड़िए, 60 लाख से सेटिस्फाई मत होइए। हम लोग जिस रफ्तार से चल रहे हैं, ये जितना हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे मार्केट चल रहा है, हम हो सकता है अगले 4 साल में हम इसको 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचा दें, या 1.5 करोड़ नहीं तो कम से 1-1.25 करोड़ तो बन ही जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बीच बीच में डालती भी रहती है, क्योंकि बेटी की शादी हो गई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है। तो अब हम और थोड़ा पैसा डालते हैं, और जब जब मार्केट नीचे होता था हम उसे टॉपअप भी करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है एक आम आदमी के करोड़पति बनने की। वैसे तो बहुत सेलिब्रिटी क्लाइंट है जिनके करोड़ों के पोर्टफोलियो हैं, लेकिन ये एक ऐसा आदमी जिसको SIP, म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो आदमी बना सकता है। तो अगर आप सही मार्गदर्शन में हैं, सही आदमी के एडवाइस ले रहे हैं,
तो आप छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो जो इस तरह के और तरीके हैं, जैसे SW के बारे में बताया आपने, SIP है, FD है, या इक्विटी की बात आप कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताइए कि एग्जैक्टली क्या होता है आसान भाषा में, ताकि लोगों को समझ में आए, और कौन सा बेटर होता है। SIP की तरफ जाना चाहिए, SIP का बड़ा नाम आता है। सब कुछ बेटर होता है, हर चीज़ अच्छा है दुनिया में, कोई भी चीज़ खराब भगवान ने बनाई नहीं। ठीक। और जो लोगों ने भी सिस्टम बनाया वो खराब नहीं, बस किस चीज़ की आपकी ज़रूरत है। अगर आपको चूहा मारना है तो आपको पॉइजन आपके लिए वो सबसे अच्छा हथियार है, बट वो पॉइजन हमारे लिए शायद नुकसानदायक है। तो आप क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर चीज़ की उपयोगिता होती है। तो कोई भी दुनिया में कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है, सब इंस्ट्रूमेंट ठीक है, बस उसकी उपयोगिता अलग अलग है। आपके पास पैसे हैं तो आप घर में रखते हैं, तो वो सबसे सेफ है। आपने बचपन में पढ़ा होगा लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। ठीक ठीक। हाँ। आपने पैसे कमाए और थोड़े पैसे बचाए और आपने पैसे अपने घर में रखे हुए हैं, मतलब अपने जेब में रखे हैं, तो आपका पैसा सबसे सुरक्षित है, कोई रिस्क नहीं है, उस पर कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। वो आज अगर 100 का नोट आपकी जेब में है या 500 का नोट जेब है, अगर 10 दिन बाद खोलेंगे तब भी वो 500 ही होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। आपने उस पैसे को लेकर बैंक में रख दिया, अब वो पैसा आपसे थोड़ी दूर हो गया, ठीक है, तो उसमें हो सकता है 2.5% 3% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 महीने बाद जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तो वो जो 1000 रुपये होगा वो हो सकता है 1000 रुपये 102 रुपये या 100 रुपये बढ़ चुका होगा। अगर उसी को आपने FD कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, की मुझे 1 साल तक नहीं निकालना है, 1 साल के लिए FD किया है, तो 1 साल के बाद आप निकालने जाएंगे तो 1,07,000 रुपये मिलेगा। उसी पैसे को आपने जाके इक्विटी मार्केट में कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया, वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो गया, शेयर मार्केट गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो कंपनी कल बंद हो सकती है, तो इसमें आपका ज़्यादा रिस्क हो गया। लेकिन अगर वो कंपनी बढ़ी तो हो सकता है आपका पैसा 1 लाख का 1.5 लाख हो जाए साल में, या 3 साल में 1.5 लाख हो जाए। तो जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होगा। इसका ठीक उल्टा है, जहाँ रिटर्न ज़्यादा होता है वहाँ रिस्क भी होता है। तो आजकल कई बार लोग सोचते हैं कि SIP, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ये ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री है, रिस्क है। आपको बस समझना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपने पूरी ज़िंदगी काम करके पैसा बचाया और 60 साल की उम्र में आप पैसा निवेश करने जा रहे हैं, तो आप पूरा पैसा रिस्क में मत डालिए। लेकिन अगर आप 25 साल के हैं तो आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए। ऐसे भी एक फॉर्मूला है 100 माइनस एज। आपने पूछा था ना कि प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल सेम होते हैं सबके लिए, ठीक। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है 100 माइनस योर एज। मतलब आपकी उम्र को अपने 100 से घटा दीजिए, जितना बचता है उतना % आपका पैसा इक्विटी में होना चाहिए। मतलब अगर मैं 40 साल का हूं तो मेरा 60% पैसा, मेरे नेटवर्थ का, टोटल पैसे का 60% पैसा मैं इक्विटी में डाल रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूं। तो जैसे से मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे मेरा इक्विटी का एक्सपोजर घटना चाहिए। तो अगर कोई यंग आदमी है उसको ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए। जैसे से उम्र बढ़ती है वैसे उसको डेट, और है इक्विटी डेट। आपने जो पूछा कि क्या क्या ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं एक एक करके आपको आगे बताता हूँ। फिक्स एसेट क्लास होता है, इक्विटी। दुनिया में जितना पैसा है ना उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। उन 4 भागों को भी 2 मेजर पार्ट है, एक है फिजिकल एसेट और दूसरा है पेपर एसेट। फिजिकल एसेट होता है, एक तो होता है रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, फ्लैट, और दूसरा होता है प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, आजकल कॉपर में भी लोग करने लगे हैं। तो ये 2 फिजिकल है, आप पैसा देते हैं, बदले में कोई सामान मिलता है जिसको आप छू के फील कर सकते हैं। आप घर खरीदते हैं, देखते हैं ना, घर में रहते हैं, देखते हैं, फील करते हैं। गोल्ड खरीदते हैं तो उसका, या तो बार खरीदते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वो फिजिकल एसेट है। इसका प्रॉपर्टी का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है वो लगभग 10% के आसपास होता है। गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो लगभग 9% के आसपास होता है। आप कहेंगे पिछले 1 साल में 150% का रिटर्न आया है, तो इस 1 साल को छोड़ दीजिए। अगर आप 10 साल पहले गोल्ड खरीदे होंगे और अभी आप एवरेज करेंगे तो 11-12% का रिटर्न आएगा। 20 साल पहले गोल्ड खरीदा होगा तो 10% का रिटर्न आएगा, 9% का रिटर्न आएगा। तो ये हुआ फिजिकल एसेट। दूसरा एसेट क्लास है पेपर एसेट। उसको 2 पार्ट में बांटिए। एक है फिक्स एसेट क्लास, फिक्स्ड इंटरेस्ट जहां मिलता है, जहां आपको पता होता है मैं इतना पैसा डालूंगा और इतना पैसा मिलेगा। जैसे क्या, पोस्ट ऑफिस, बैंक, FD, RD, LIC पॉलिसीज में ट्रेडिशनल जो सेविंग्स है वो, सुकन्या समृद्धि, या गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती है जिसमें आपको पता होता है इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको लगाने से पहले ही पता होता है कि इतना मैं डालूंगा और इतना मुझे मिलेगा। ये है फिक्स एसेट क्लास। डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेट के हिसाब से ड्रिवन होती है, GSEC रेट के हिसाब से। और दूसरा है इक्विटी एसेट क्लास। इक्विटी एसेट क्लास वॉलेटिलिटी का वो है, मतलब इसमें वॉलेटिलिटी ही आपको रिटर्न दिलाती है और वॉलेटिलिटी की वजह से ही इसमें पैसा बनता है। बस इसमें लगाने का जो सबसे बड़ा डर भी है वो भी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव। आपने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी, वो कल 90 की हो सकती है, 110 की हो सकती है। ये इक्विटी मार्केट है। कोई बिजनेस आज से 5 साल बाद कितना बड़ा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं कि क्या होगा। आज जिस कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं, कल वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी आप उसके फाइनेंशियल पेपर को देख के अनुमान लगा सकते हैं, बट एक्चुअली क्या होगा वो आपको नहीं पता है।
ठीक। तो ये इक्विटी एसेट क्लास का जो 1979 से हमारे पास जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, उसके हिसाब से 17% का CAGR आया है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। निफ्टी 50 का देखें तो लगभग 15-16% का है। तो 15-16% का रिटर्न देने वाली इन 4 में से जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली वो जो रिटर्न है वो यही है। तो आजकल हर आदमी पूरा पैसा इधर लगा रहा है, ये भी सही नहीं है। यही मतलब इक्विटी में डायरेक्ट आप शेयर खरीद सकते हैं, जो स्टॉक खरीदना हुआ, और आप किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू लगा सकते हैं, इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इस सिस्टम को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसे लगाने के सिस्टम को SIP बोलते हैं। SIP जस्ट ए मोड ऑफ पेमेंट। अच्छा, हर हर महीने में पैसा, जैसे बैंक में RD करते हैं ना, तो SIP एक मोड ऑफ पेमेंट है जो कि इतना प्रचलित हो गया, इतना मशहूर हो गया है, जिसको हम एक प्रोडक्ट समझने लगे। हम किसी को मिलते हैं तो बोलते हैं उस SIP के बारे में बताते हैं, तो बोलते हैं कि अच्छा म्यूचुअल फंड क्या होता है? बोले SIP म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड में हर महीने लगाने के सिस्टम को SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में मैं सिस्टमेटिक तरीके से पैसे कैसे लगाऊं। अब बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट में सबसे जो आसान और सरल तरीका है पैसा लगाने का, वो है SIP। अच्छा, क्योंकि आप एवरेज कर लेते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, और बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो ये जरूरी है कि हर महीने का अगर सेट किया तो हर महीने देना ही देना है, या कभी स्किप भी हो सकता है, या कभी ऐसी सिचुएशन आए तो? ये कोई लोन नहीं है कि आपको देना ही है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ये तो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं। आपने एक सिस्टम किया कि हर महीने मैं कहीं इन्वेस्ट करूं मैनुअली जाके, तो मैंने बैंक को ही बोल दिया, या मैंने एक मैंडेट कर दिया कि हर महीने मेरे बैंक से इस तारीख को इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाए। तो अगर किसी महीने आप नहीं देना चाहते हैं तो आप उस महीने का SIP स्टॉप कर सकते हैं, तो नहीं जाएगा। अगर नहीं भी गया और उस दिन लकीली अनफॉर्चुनेटली आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहा और उस दिन ECS हिट कर गया, तो आपका ECS बाउंस हो जाएगा। ECS बाउंस होने से आपका कोई सिविल नहीं खराब होगा, क्योंकि आपने कोई लोन का EMI नहीं भरा है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो नहीं गया। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा नहीं आया, तो उसने यूनिट खरीद के आपको नहीं दिया। म्यूचुअल फंड कंपनी को चार्ज नहीं करती, बट बैंक उसको ECS डिफॉल्ट को एक डिफॉल्ट मानता है और उस बैंक चार्ज लगाता है। तो अगर आप जितना कर सकते हैं उतने का ही मंथली SIP कीजिए, और बाकी पैसा अगर आपको लगता है, मतलब वॉलेटाइल इनकम है आपकी, आपका इनकम फ्लक्चुएट करता है कभी कम या ज़्यादा, तो आप एक बेसिक अमाउंट का SIP कर लीजिए, बाकी अमाउंट का बीच बीच में टॉपअप कर लीजिए जब भी आपको लगे पूरा स्पेयर पैसा है तो ऐसे करके। अच्छा, एक चीज़ और है, शहरों की अगर बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने लोन न लिया हो, जिसके ऊपर लोन न हो और 20-25 साल की देनदारी न हो। तो ये क्या सही तरीका है कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर ले तो उसका क्या तरीका है? इसकी कुछ बारीकियां हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार नौकरी में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा एक होम लोन ले ले। कल से मजा आने लगेगा, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी ऑफिस जाना, वो सैलरी फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि EMI जानी है। तो देखिए, लोन खराब चीज नहीं है। आप सोचिए, आपका पैसे नहीं है, आप कोई अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं, आपके घर में कोई बीमार है, या आप घर खरीदना चाहते हैं, आप गाड़ी कोई भी जरूरत जिसके लिए पैसों की जरूरत है, आप किसी दोस्त से मांगिएगा तो आपको क्या लगता है कितने दोस्त से मांगिएगा तो 1 लाख रुपये मिल जाएगा? 4-5 दोस्तों को ट्राई करना पड़ेगा। लोन एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आप अपने पेपर के, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेस पे आपको एक बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देता है यूज करने के लिए, और उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है। लोन क्या है? आप बैंक में FD करते हैं, मान लीजिए आपको 7% FD वाला बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो बैंक उस पैसे का क्या करेगा? बैंक किसी ना किसी को देगा जिससे 8% कमा के आपको 7% वो भी बिजनेस ही है उसके लिए। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे चलता है, इसको डेट क्लास बोलते हैं, DEBT। डेट मतलब हिंदी में कर्ज होता है। आपने 1 लाख पे बैंक को FD किया, तो बैंक उस 1 लाख का मालिक नहीं है, आपने उस बैंक को दिया है 1 साल के लिए 1 लाख यूज करने के। उस बैंक ने मुझे कर्ज दिया, चाहे मैं कंज्यूमर लोन के रूप में लूँ, या हाउसिंग लोन के रूप में लूँ, या पर्सनल लोन के रूप में लूँ। तो जो लोन का ड्यूरेशन होगा वो तय करेगा कितना इंटरेस्ट होगा। घर के लिए लोन लूंगा तो 15-20 साल का लूंगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7-8% का होगा, 9% का होगा, क्योंकि आपको 6% देना है या 7% देना है, तो मुझे 8 या 9% मिलेगा। अगर मैं कंज्यूमर लोन लूंगा तो उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। लोन कोई खराब चीज़ नहीं है। मैं जो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसके लिए आज पैसा मुझे बैंक दे रहा है। बस आपको लोन को यूज़ करने आना चाहिए। वो कैसे होगा फिर? आप लोन ले रहे हैं 7% पे, 8% पे या 12% पे, बस उस पैसे को आप 15%, 18%, 20% बनाने आना चाहिए। तो ये कैसे, जैसे ये तो लोन आप बता रहे हैं किसी बिजनेस पर्पज के लिए जब लो, तब घर वर के लिए जो लोन लेते हैं वो तो हाउसिंग लोन एक जरूरत है आदमी की, घर खरीदना जरूरत है। हर आदमी का शौक भी होता है कि घर, मतलब पति का ना तो समझो, पत्नी की तो जरूर होती है कि भाई अपना घर हो तो हम अच्छे से उसको सजा के रखें, तो हर आदमी घर होम लोन लेता है। होम लोन बहुत जल्दी ना लें। लोग गलती क्या करते हैं, लोग होम लोन जल्दी ले लेते हैं। जो हम लोग बात किए ना इनकम एक्सपेंस और एसेट और लाइबिलिटीज की, तो वो एसेट बनने की बजाय ना घर लाइबिलिटीज बन जाता है।
आपने अगर यंग एज में घर ले लिया, मतलब 25-30 करियर के शुरुआत में घर ले लिया, तो वो एक लाइबिलिटीज बन जाता है। आपने सारा कमाई उसमें लोन पे ऑफ करने में लगा रहे हैं, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचा तो लोन को टॉप अप कर रहे हैं ताकि मेरा लोन जल्दी खत्म हो जाए। तो 10-15 साल तो चलता ही है। मतलब आप 20 साल का लोन लेते हैं, आप उसको कोशिश करते हैं कि 15 साल में खत्म हो जाए, 12 साल में खत्म हो जाए, या 7 साल में खत्म हो जाए। तो आपने उस 7 साल 8 साल के दौरान की सारी कमाई ऑलमोस्ट लोन में चुका देते हैं। सर मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनका 25 साल का लोन है, 25-30 साल का, वो 10 साल तो सिर्फ इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं। ये मतलब क्या है ये? तो लोन का जो आप एमोर्टाइजेशन अगर आपने निकाला हो कभी, तो लोन में क्या, आपने लोन जितना लिया उसमें इंटरेस्ट जोड़ा गया, कितने साल का लोन है उसको इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया। तो शुरुआत में लगभग 90-95% इंटरेस्ट होता है और 5% कैपिटल होता है। तो धीरे धीरे आप शुरू में इंटरेस्ट तो दे ही चुके हैं, फिर बाद में टॉप अप क्यों कर रहे हैं? लोन तो जितने लंबे समय के लिए मिले उतना अच्छा है ना, और जितने लंबे समय तक देना पड़े उतना अच्छा है। लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, एक वर्ड है इन्फ्लेशन, महंगाई, कि मैं आज इतना पैसा डालूंगा और 10 साल बाद 20 साल बाद 1 करोड़ मिल जाएगा। तो लोगों का लॉजिक होता है कि उस समय 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये लॉजिक लोग लोन पे क्यों नहीं लगाते हैं? आज आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आप 1 लाख की EMI दे रहे हैं, तो आज तो 1 लाख की फिर भी वैल्यू है। आज से 15 साल बाद जब आप 1 लाख EMI दे रहे हो तो उसमें 1 लाख की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली। तो लोन को तो रखना चाहिए। अच्छा, लोन को तो लंबा रखना चाहिए। लोग लोन जल्दी खत्म कर देते हैं, और SIP जिसको लंबा, कोई भी इन्वेस्टमेंट लंबे समय, आपने उस लोन को 30 साल के लिए यूज किया ना, 30 साल में जो आपका पैसा, आप जिस एसेट के लिए लोन लिए थे वो एसेट भी तो बढ़ेगा। हाँ, वो भी तो बढ़ रहा है ना। ठीक है। तो अगर अर्ली एज में आप लोन लेने से बचेंगे, शुरुआत के कोशिश कीजिए कि करियर में शुरुआत के 5-10 साल आप पैसे को खूब जी जान लगा के बचाइए, अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, और उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। उस पैसे से लेविश लाइफ मत जिए, लाइबिलिटी मत बनाइए, और 5-10 साल में एक थोड़ा बहुत कॉर्पस बन जाएगा। अब वो कॉर्पस मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ, ठीक है, तब आप लोन लाइबिलिटी दीजिए। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल अक्सर अपने क्लाइंट को देता हूँ। एक अमन है और एक आकाश है, दोनों 25 साल की एज में कॉलेज से निकलते हैं। ठीक है, दोनों का प्लेसमेंट होता है, दोनों को 50,000 की नौकरी लगती है। अमन 50,000 की सैलरी में 20,000 रुपये बचाता है, 30,000 रुपये खर्च करता है। आकाश 50,000 की सैलरी को में भी कम पड़ जाता है, उसको जिंदगी जीनी है उसको, तो वो खर्च करता है, वो नहीं बचाता है, बोलते बाद में बचा लेंगे। 10 साल तक दोनों अलग अलग शहर में हैं और दोनों अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अमन हर महीने 20,000 बचा रहा है, साल के 2,40,000 बचा रहा है, और 10 साल में उसने 24 लाख बचा लिया है। ठीक है। आकाश 10 साल के बाद दोनों का एक रीयूनियन होता है, दोनों वापस मिलते हैं 35 साल की उम्र में। अमन अपनी कहानी बताता है, आकाश अपनी कहानी बताता है। अमन कहता है, अमन की बातें सुन के आकाश कहता है, यार तू 50,000 की सैलरी में 30,000 में कैसे जी पाता है, 20,000 कैसे बचा लेता है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी जी रही होगा। बोलता है हाँ, मैं थोड़ा खर्चे काटता वाटता हूँ और 30,000 में किस तरह से जिंदगी जी रहा हूँ। आकाश, वो बोलता है आकाश से, तू कैसे 50,000 तू क्यों उड़ा देता है, क्यों खर्च करता है? बोला जिंदगी एक बार मिली है यार, बार बार थोड़ी मिली है, जिंदगी एक बार मिली है, एक बार जीनी है, अच्छे से जिएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो वो बोलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित होते हैं। आकाश को अमन की बचत की आदत अच्छी लगती है, अमन को आकाश की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है। और ये हमेशा आप देखते हैं, आप देखते होंगे, हमेशा हमें दूसरे की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। तो दोनों अपने घर वापस लौटते हैं। अमन से आकाश प्रभावित है, आकाश से अमन प्रभावित है, दोनों एक दूसरे की आदत अडॉप्ट कर लेते हैं। अमन उस दिन से बचाना बंद कर देता है। अच्छा, 35 साल की उम्र है, उस दिन से बचाना बंद कर देता है। बस जो उसने इन्वेस्ट किया था उसको छोड़ देता है, मतलब उसको टच नहीं करता, वो बचाना बंद कर देता है। अब दोनों की सैलरी 1 लाख हो गई है। ठीक है। अब ये 1 लाख पूरा खर्च कर रहा है। आकाश अमन से प्रभावित होता है और आकाश 20,000 बचाना शुरू करता है। अब उसकी सैलरी भी 1 लाख हो गई है, वो 80,000 खर्च करता है, 20,000 बचा रहा है। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट पे, जस्ट लेट्स इसको थोड़ा कैसे करते हैं, रिटायरमेंट पे कितना पैसा होगा किसके पास? आप जरा जोड़िए, अमन ने 25 से 35 10 साल में 1,20,000 महीने के हिसाब से 2,40,000 साल का 10 साल में 24 लाख बचाया। ठीक है। आकाश ने 35 साल से लेकर 60 साल तक हर महीने 20,000 इंटू 25 साल 60 लाख बचाया। तो आकाश जिसने 35 से 60 तक 20,000 बचाया है, उससे 60 लाख बचाया है, और उस 60 लाख की वैल्यू पता कितनी है? 3,40,00,000। अगर उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला है और उसका एवरेज रिटर्न 12% आया तो। अच्छा, ठीक है। ये एक एजम्पशन है, ये इससे कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, बट हमें जस्ट कैलकुलेशन के लिए सेबी हमें अलाउ करता है कि 12.6 का रिटर्न अगर कोई आदमी 5 साल से ऊपर निवेश करता है, 10 साल से ऊपर निवेश करता है, तो उसको इतना रिटर्न आ जाता है, या पास्ट में आया है, इससे ज्यादा आया है, बट हम इतना ही कह सकते हैं। तो हम 12% रिज्यूम करते हैं, रिटर्न इससे ज्यादा अच्छा आता है। तो अगर 12% रिटर्न आया तो उसके 60 लाख की वैल्यू 3,40,00,000 होती है। ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट है। उससे 60 लाख बचाया था,
अमन ने, जिसने 25 साल से 35 साल बचाया था, सिर्फ 24 लाख बचाया था। पता है उसकी वैल्यू कितनी थी? कितनी? उस 24 लाख की वैल्यू, जिस दिन अमन और आकाश मिले थे ना, उस दिन 24 लाख की वैल्यू थी, उस दिन 49 लाख रुपए। अच्छा। 24 का 49 कोई बहुत डिसेंट नहीं फिगर था, 12% से ही। लेकिन वो 49 लाख इन्वेस्टेड रहा 60 तक, और उस पैसे की वैल्यू हो गई 7 करोड़ 61 लाख। अमन 25 से 35, उसके खर्चे उस समय कम हो गए, वो लाइफस्टाइल पे तो खर्च कर रहा था आकाश, इसने वो लाइफस्टाइल पर खर्चे बचाए। तो इसके 10 साल के 24 लाख से इसका पूरा रिटायरमेंट प्लान हो गया। अच्छा, हाँ, उस हिसाब से देखिए। हाँ, सही उसने बात है। 60 लाख बचाया। तो पहले 10 साल बचाइए, पहले बचाना से ज्यादा अच्छा है। पहले बचा के कॉर्पस करा के, और वो इजी भी है। हाँ, 50 लाख जब वो इकट्ठा हुआ था 35 के एज में, सोचिए 50 लाख पे हर साल 12% बढ़ रहा है कंपाउंडिंगली। तो अगले साल 50 लाख पे 12% कितना आएगा? 6 लाख बढ़ जाएगा, 56 लाख हो जाएगा। उसके अगले साल 56 का 12% हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है इक्विटी मार्केट में, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम एवरेज देखते हैं कि 10 किसी साल 20% रिटर्न आता है, किसी साल -20% आता है, किसी साल +6 आता है, किसी साल -6 आता है, तो एवरेज होकर 12% आता है। तो उतार चढ़ाव होने के बाद भी वो लगभग 7-8 करोड़ रुपए बना चुका होगा, 7 करोड़ 61 लाख, और वो आदमी 60 लाख बचा के 3 करोड़ उसके बराबर 40 लाख हुआ था। कमी। आपको पता है अमन के सिर्फ वो 10 साल की बराबरी करने के लिए आकाश को कितना बचाना पड़ता है? कितना? 45,000। ओह। अगर अमन ने 25 से 35 में 20-20 हजार बचाया था, और उसको बचा के जितना पैसा बना 7 करोड़ 60 लाख, आकाश को 35 साल से 60 साल तक हर महीने अगर वो 45 हजार बचाता, तो उसका होता 7 करोड़ 60 लाख। कितना मुश्किल है ना, 10-20 हजार को बीट करने के लिए 45। और सोचिए जिसकी इनकम 1 लाख है, अब 1 लाख अमन भी कमा रहा है और आकाश भी कमा रहा है। 1 लाख कमा को 1 लाख पूरा खर्च कर रहा है, तो अपनी इच्छाओं पे खर्च कर रहा होगा। अब वो अच्छा जिंदगी जी रहा होगा। और आकाश को 1 लाख में से 45 हजार बचाना है उसको बराबरी आने के लिए, तो उसको 55 में से जिंदगी जीनी पड़ेगी। जो आदमी जिंदगी एक बार मिली है, एक बार जीना चाहिए, उसको, उस आदमी फिलॉसफी में जीने वाला आदमी जो 50 में 50 खर्च कर लेता था, उसको 1 लाख में से 45 बचाना पड़ेगा। कितना मुश्किल जिंदगी, मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मतलब शुरुआती दौर में अगर आप बचा ले रहे हैं तो वो ज्यादा आपके लिए वर्क स्टार्ट अर्ली, हर जगह लिखा होता है, हर फाइनेंशियल एडवाइजर, हर आदमी ये कहता है कि स्टार्ट अर्ली। बस लोग स्टार्ट अर्ली तो करते हैं, पर बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। इसको एक और सरल भाषा में आपको एग्जांपल कर बताता हूँ। आप कहीं ऐसा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपने एक रूल सुना होगा, रूल 72। रूल ऑफ 72 होता है, किसी भी आपको अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा कितने दिन में डबल होगा, इसके लिए रूल 72 का यूज करना चाहिए। अच्छा। आप मान लीजिए कहीं पैसा एफडी कर रहे हैं जहां 8% का रिटर्न है, तो 8 से भाग दीजिए अब 72 को, तो 9 आएगा। 8 9 जा 72, तो 9 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर 8% पैसा लगाइएगा तो 9 साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो अगर 12% लगेगा तो कितने साल में डबल हो जाएगा? 6 साल में। 14% का रिटर्न आएगा तो लगभग 5 साल में। तो मान के चलते हैं कि हमने कहीं ऐसी जगह पैसा लगाया जहां 5 साल में पैसा डबल होता है। लेट्स सपोज अरविंद जी और चित्रंजन, हम दोनों की 40-40 है या 35-35 है, हम दोनों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, 40 ही मान लेते हैं। तो आपने पैसा लगाया 1 लाख रुपया और 5 साल में डबल हो गया। 45 से 50 पे कितना हो जाएगा ये? 4 लाख। और 50 से 55 हो जाएगा ये 8 लाख। और 55 से 60 हो जाएगा ये 16 लाख। आपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके रखा 20 साल तक, तो कितना पैसा बन गया? 16 लाख। मैं शुरू करता हूं और क्विट करता हूं जल्दी। देखिए, मैंने 40 से लगाया 1 लाख रुपए, और 45 पे कितना हो गया ये? 2 लाख। मैंने 2 लाख निकाल लिया, खर्च कर लिया, एक जरूरत पूरी कर ली, एक गाड़ी का डाउन पेमेंट कर दिया, और फिर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ। और अगले 5 साल बाद फिर वो 2 लाख हो जाता है, फिर मैं 2 लाख निकाल लेता हूँ। मैंने 4 बार 40 पे, 45 पे, 50 पे, 55 पे 1-1 लाख लगाया, और हर 5 साल बाद 2-2 लाख निकाला। तो मैंने कितना लगाया टोटल? 4 लाख। और निकाला कितना? 8 लाख। तो मैंने 4 लाख लगा के सेम जगह पे, सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करके मैंने 4 लाख लगाया और 8 लाख निकाला। आपने 1 लाख लगाया और 16 लाख निकाला। तो अगर आप 50,000 भी डाले होते वहां पे 1 लाख के बजाय, और उसको 20 साल छोड़ा होता, तो कितना बनता? 8 लाख। तो जो मैं 4 लाख करके करता, वो आप 50,000 करके कर सकते थे, बस कि उसको टाइम। तो पैसे बनाने का एक फॉर्मूला है, टाइम इंटू मनी इंटू ROI। कितना समय है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं आप, मतलब किस माध्यम से पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आप, पैसा तो आपका लिमिटेड है, समय भी, मतलब आपको उम्र से पता है कितना समय है, और ROI आप तय नहीं कर सकते। इक्विटी मार्केट का रिटर्न इक्विटी मार्केट तय करेगा, या बैंक का इंटरेस्ट रेट बैंक तय करेगा। तो आपको पास या तो पैसा ज्यादा बढ़ा दीजिए तो कम समय में भी काम हो जाएगा, या पैसा कम है तो समय बढ़ा दीजिए। समय बढ़ाने के लिए आपको जल्दी शुरुआत करना है। आपने जो एग्जांपल दिया अभी, उसमें अगर कोई व्यक्ति, आपने बताया कि 1 लाख लगाया और फिर 5 साल बाद फिर वो 2 लाख हुआ तो निकाल लिया, अधिकांश लोग यही करते हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई, तो उसको भी तो मैनेज करना ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है इंश्योरेंस वगैरह जो होता है
वो भी लेना चाहिए ताकि कभी इस तरह कोई इमरजेंसी आए तो आप उसको मैनेज कर पाएँ। और बिल्कुल ठीक है आपने, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या? तो इसी में रोल आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। कि ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट, क्या पैसा डालिएगा, आपको याद बोलेगा 60 साल पे मैं पैसे लेकर करूंगा क्या? मेरे बच्चों की पढ़ाई बीच में आएगी, मेरे घर में बेटी की शादी आएगी, मेरे घर में बहन की शादी आएगी, और बहुत सारी तमाम जरूरतें, मुझे घूमना है, गाड़ियां खरीदनी है, घर बनाना है, इतनी सारी चीजें करनी है। तो मैं 20 साल तक थोड़ी इन्वेस्ट करके रखूंगा सिर्फ पैसा 16 लाख देखने के लिए। ये तो पैसा है हमारे यूज के लिए, तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए। उस पैसे को जो 1 लाख था आपके पास, या महीने का जो 20,000 बचा रहे हैं, उस बचाने को गोल में डिवाइड करना चाहिए। आपको गोल बनाना चाहिए, फाइनेंशियल गोल बनाना चाहिए कि आपको किस किस समय पैसा चाहिए। तो एक आदमी का फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है? सबसे दूर वाला फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है? रिटायरमेंट प्लान। हाँ, उसके लंबे से शुरू कीजिए। लोग गलती करते हैं, पहले से शुरू करते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट वाला उनको दिखता है। तो वो 2 तरह का आंख में जो दृष्टि होती है उसको नजर बोलते हैं, और जो मतलब 10 साल 20 साल तो दिख नहीं सकता आपको, उसको दूरदृष्टि बोलते हैं। दूरदृष्टि बोलते हैं, है ना? फोरकास्ट करना। तो आप विजुलाइज कीजिए कि आपको आपके पिताजी को पैसों की कब कब जरूरत पड़ी थी, आपको भी वैसी ही जरूरत पड़ेगी कमोबेश। ठीक है। आपके बच्चे जब होंगे, जन्म लेंगे, तब जब आपकी शादी हुई होगी तब पैसों की जरूरत पड़ी होगी, जब बच्चे होंगे तब पैसों की जरूरत पड़ी, उनकी पढ़ाई के जब लिए, बच्चे पढ़ने गए तब शादी के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए, फिर उनकी शादी के लिए, फिर उनके करियर के लिए, फिर आपके रिटायरमेंट के लिए। उसके बीच में आपको घर भी खरीदना है, ये गाड़ी भी खरीदनी है, घूमने फिरने भी जाना। तो ये सब गोल्स हैं। कौन कौन सा गोल कब कब आता है, तो एक लाइफ का चार्ट बनाइए अपनी उम्र के हिसाब से। अगले 60-70 जो एक लॉन्जिविटी मानते हैं कि 70 75 80 85 तक मैं जिंदा रहूंगा, ये इस एज में आएगा। उस 1 लाख रुपए को एक ही जगह मत इन्वेस्ट कीजिए। उस 1 लाख को 20-20 हजार के 5 टुकड़े कीजिए, या 30-30 हजार के 3 टुकड़े कीजिए। एक लॉन्ग टर्म के लिए डालिए, लॉन्ग टर्म वाले को शॉर्ट टर्म के लिए मत छेड़िए। तो हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं गलती, कि हम इन्वेस्ट तो करते हैं, प्लानिंग तो करते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तो सारा निकाल लेते हैं। तो आपने देखा घर खरीदते समय लोग एफडी भी तोड़ देते हैं, म्यूचुअल फंड भी तोड़ देते हैं, इंश्योरेंस भी तोड़ देते हैं, इवन अपने पीपीएफ से भी पैसा निकाल लेते हैं। पीपीएफ किस लिए था? बुढ़ापे के लिए। उसको हम घर के लिए यूज करते हैं। तो जब बुढ़ापा आएगा तो फिर तो या तो घर बेचना पड़ेगा या बेटी की शादी। तो इसलिए प्लानिंग गड़बड़ होती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट करना चाहिए। अच्छा, ये गोल, ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बनेगा, इसमें टाइम लगने वाला है, 10 साल 15 साल 20 साल। इस बीच कल मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? तो इसके लिए कंटीजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। तो एक फाइनेंशियल पिरामिड है। उस पिरामिड में एक तरफ तो आप ये लिखिए कि आपके लाइफ के गोल्स क्या क्या हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। एक तरफ लिखिए कि आपकी लाइफ में रिस्क क्या क्या है, ये करना चाहते हैं। और ये करना मतलब अरविंद जी को थोड़ी चितरंजन आके बताएगा कि आप बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़िए, बुढ़ापा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पैसे जोड़ने चाहिए आपके बच्चे के लिए। ये तो आपको पता है, बस आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। और आपको किसी की सलाह की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप नहीं देख रहे हैं, आपके पीछे क्या है वो मैं शायद देख सकता हूँ, अब मेरे पीछे क्या है वो शायद आप देख सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर क्या कहता है, वो ये कहता है कि सर इस लाइफ में ये जो आप बनना चाहते हैं या जो हासिल करना चाहते हैं, ये कर तो लेंगे आप, लेकिन बीच में कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रिस्क है। रिस्क क्या है? 3 बड़े मेजर रिस्क हैं। एक है लाइफ का रिस्क, अगर मुझे कुछ हो गया तो सिर्फ मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरी इनकम को भी कुछ हो जाएगा, और उसकी वजह से मेरे घर में जो आने वाला पैसा है उसको वो नहीं आएगा, तो मेरे परिवार का पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो सकता है। जो मेरा परिवार मेरे इनकम पर डिपेंडेंट है उसको डिस्टर्बेंस होगी। दूसरा रिस्क है हेल्थ का रिस्क। मैं स्वस्थ हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन मैं बीमार पड़ गया, तो या तो हो सकता है मेरे इलाज में जो मेरे सेविंग है वो सब इस्तेमाल हो जाए, या उस समय भी जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेना पड़े परिवार को। और तीसरा है इनकम का रिस्क। हम जो एक्टिव काम करके जो पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। तो उस एक्टिव इनकम को अगर कुछ हो गया तो इन तीनों के लिए बैकअप प्लानिंग कीजिए, कंटीजेंसी प्लानिंग बोलते हैं इसको। गेट अ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ की थ्योरी बड़े बड़े अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने। LIFE, L फॉर लाइबिलिटी, कितनी आपकी लाइबिलिटी है उतना इंश्योरेंस होना चाहिए। I फॉर इनकम, कितनी आपकी इनकम है हर महीने आ रही है, उसको गुणा कीजिए कम से कम 5 से 10, मतलब आपकी एनुअल इनकम का मिनिमम 5 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। मैक्सिमम तो खैर कितना भी ले सकते हैं, 20 गुना 30 गुना, बट एटलीस्ट 5 से 10 साल के इनकम के बराबर का इनकम होना चाहिए। LIF, F से है फ्यूचर नीड्स, बच्चों की पढ़ाई और ये सब। E फॉर इमरजेंसी, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इतने का एक इंश्योरेंस होना चाहिए। इन चारों को जोड़ दीजिए तो एक समरी, एक टोटल फिगर आ जाएगा कि इतने का एक इंश्योरेंस हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आप उतने का करा ही लें, बट आपको पता तो है ना कि अगर मुझे आज कुछ हुआ तो इतने पैसों की जरूरत मेरे परिवार को पड़ने वाली है ना। तो अब एक एक करके डिटेल में जा सकते हैं कि कितनी एक आदमी के हिसाब से, बड़े से शॉर्ट रखते हैं। तो एक लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कि अगर मैंने 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए बचा के रखा है, अगर मेरे घर में मैं या कोई भी बीमार पड़ गया
तो वो शायद 5 दिन में 10 दिन में खर्च हो जाएगा। तो मेरी सेविंग न टूटे, मुझे किसी से उधार न लेना पड़े, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और ऑफिस के इंश्योरेंस पे तो बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ऑफिस का इंश्योरेंस तब तक है जब तक आप उस ऑफिस में हैं। ठीक। आप जिस दिन उस ऑफिस से बाहर होंगे उस दिन इंश्योरेंस नहीं होगा। और उस दिन अगर आपको इंश्योरेंस लेना है या आपको कोई जरूरत पड़ती है, तो उस दिन जो आप इंश्योरेंस लेंगे वो पहले दिन से कवर नहीं करता। तो आपको इंश्योरेंस एक पैरेलल, मतलब आपको ऑफिस ने कितनी अच्छी गाड़ी दे रखी हो, ड्राइवर दे रखा हो, ड्राइविंग सीख के रखनी चाहिए। कभी इमरजेंसी में काम है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड, ये होगा कंटेंजेंसी प्लानिंग। इसके बाद अपनी जीवन के लिए सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट में भी पहले लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद मीडियम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट कीजिए, इक्विटी मार्केट वगैरह। और उसके बाद आता है स्पेकुलेशन, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें हाई रिस्क हो, हाई रिटर्न। जैसे किसी ने बोल दिया कि जेवर एयरपोर्ट पे जमीन मिल रही है, बड़े सस्ती मिल रही है, इतने में डालोगे इतना पैसा हो जाएगा। किसी ने बोल दिया कि बिटकॉइन में पैसे डालोगे और ये तो बिटकॉइन में तो 1 साल में पैसा डबल हो जा रहा है। कोई बोल दिया कि सिल्वर छोड़ो, अब तो कॉपर का जमाना आ रहा है और कॉपर खरीदोगे और 1 साल में डबल हो जाएगा। आप डालिए, क्योंकि डालेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो पैसा, स्पेकुलेशन में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा फायदा क्या है? या तो पैसा बनेगा या अनुभव मिलेगा। तो कम से कम सलाह तो दे पाएंगे। दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है जीवन के लिए। ठीक है। तो क्या एक ही सवाल ये भी आता है कि अगर उम्र किसी की ज्यादा हो गई, मान लीजिए कि मैं कहूँ 50 की उम्र हो, तो उस समय भी क्या वेल्थ बन सकती है? ऐसी प्लानिंग हो सकती है या फिर बिल्कुल बन सकता है। इट्स नेवर टू लेट। अच्छा, कभी भी बन सकता है। 25 साल वाले के पास 50,000 में से 20,000 बचाने का ऑप्शन होता है। 50 साल वाले के पास इनकम ज्यादा होती है, तो उसका टाइम कम है, तो वो अपना पैसा बढ़ा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं कर सकता। इक्विटी मार्केट का रिटर्न तो उतना ही रहेगा जो 25 साल वाले के लिए या 50 साल वाले के लिए। लेकिन 50 साल वाले डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है। जैसे जब मैं यंग था तो मेरी सैलरी थी कुछ 3,000 रुपये जब मैंने नौकरी शुरू करी थी, और 3,000 में से मैं 200 रुपये बचाता था या 300 रुपये बचाता था, 10%, 20%। फिर धीरे धीरे जब इनकम 5,000, 7,000, 10,000 हुई तो मैं 3-4 हज़ार बचाने लगा। जब मेरी इनकम 1 लाख हुई तब मैं शायद 30-40 हज़ार बचाने लगा। तो जब आपकी इनकम ज्यादा होती है, उम्र बढ़ती है, तो आपका इनकम बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो आपका डिस्पोजेबल बढ़ता है। लेकिन फिर भी आप टाइम को बीट नहीं कर सकते। अगर कम पैसे में अमीर बनना है तो आपको समय जल्दी करना होगा। देर से शुरू करके भी आप अमीर बन सकते हैं। मतलब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ आपको कि अगर एक आदमी 25 से शुरू करता है 10,000 रुपये सेव करना और 12% का रिटर्न आता है, हम लोग 12% ही एज्यूम करते हैं, तो 25 से 60 साल तक वो 35 साल में 10,000 महीने की SIP करे तो वो 60 साल में 42 लाख रुपये बचाता है। 420 महीने हुए 35 साल में, 420 महीने में 10,000 सेव करके 42 लाख बचाएगा। उसके पैसे की वैल्यू होगी 5,51,00,000 12% रिटर्न से। अच्छा। अगर ये आदमी 35 से शुरू करता है, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ डिले के रूप में समझाते हैं लोगों को कि आपका देर से इन्वेस्टमेंट शुरू करना कितना कॉस्टली है। 25 से शुरू किया 10,000 सेव करके तो 42 लाख बने, 42 लाख सेव हुआ और वो पैसा बना 5.5 करोड़ रुपया। अगर 35 से शुरू किया आपने तो आप 60 साल में 25 साल बचाएंगे। 25 साल में अपने 300 महीने हुए 30 लाख रुपए बचाया आपने। उस 30 लाख की वैल्यू होगी 1,70,00,000 रुपए। कहाँ 5.5 करोड़ और कहाँ 1,70,00,000। और अगर आपने 45 से शुरू किया और 10,000 ही सेव किया और 12% रिटर्न आया तो आप 15 साल में 18 लाख बचाएंगे और उस 18 लाख की वैल्यू होगी 47 लाख रुपीज। आम आदमी 45 से शुरू करता है और 60 साल में 18 लाख का 47 लाख बनाकर खुश है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अगर 35 और 25 पे शुरू करता तो ये इतना बड़ा बन सकता था। ठीक है। और यंग एज में मैं कहता हूँ कि छोटे से शुरू कीजिए और उसमें स्टेप अप कर लीजिए। एक सिर्फ टॉप अप बोलते हैं कि अब अगर यही 25 साल वाला आदमी, उसके पास पैसे कम थे, वो 10,000 से शुरू करता था और इन्फ्लेशन को बीट करने के हर साल 10% बढ़ा दे। मतलब पहले साल 10,000, अगले साल 10,000 पे 10% जोड़ ले 11,000, उसके अगले साल से 11,000 पे 10% जोड़ दे 12,100, ऐसे करके सेव करता रहे हर महीने। और 60 साल में पता है कितना बन जाएगा? जो वो 42 लाख का 5.5 करोड़ बन रहा था ना, उस 42 लाख की जगह उसकी सेविंग हो जाएगी 3.25 करोड़ और उसके पैसे की वैल्यू होगी लगभग 15,76,00,000। जस्ट सिंपली 12% के रिटर्न से। बढ़िया। होम लोन के लेकर एक चीज़ और मैं ज़रा समझना चाहूँगा कि अगर किसी ने होम लोन लिया है और मान लीजिए 25 या 30 साल के लिए लिया है और शुरुआत के लगभग 10 साल तक वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करता जा रहा है, अब उसको जो एक पार्ट पे कहते हैं ना कि कुछ अमाउंट दे दो तो आपके मूल से भी पैसे कट जाएंगे, अब उसको देना चाहिए वो पार्ट पे या जैसे जा रहा है वैसे जाने दे? इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ आपको। एक जिसने होम लोन नहीं लिया है, लेने के सोच रहा है, और एक वो जो ले चुका है। तो जिसने नहीं लिया है होम लोन, एक कहानी सुनिए।
एक राज्य में राजा का चुनाव ना बड़े अजीब तरीके से होता था। वहाँ प्रथा ये थी कि शहर के सारे लोग इकट्ठे होते थे एक जगह और राजपुरोहित आते थे। राजपुरोहित की आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाती थी और उनको एक माला दे दिया जाता था। और राजपुरोहित घूमते थे और फिर उछाल के माला फेंकते थे। जिसके गले में माला पड़ गया वो 5 साल का राजा। अच्छा। फिर 5 साल का राजा बना दिया जाता था और 5वें साल उसको उठा के जंगल में फेंक दिया जाता था। और फिर नए राजा का चुनाव होता था। नया राजा फिर 5 साल के लिए राजा और फिर से उस राजा को जंगल में। तो जब राजा को चुनाव, नए राजा का चुनाव होता था और पुराने राजा को जंगल फेंका जाता था तो पुराना राजा बहुत रोता लगता था क्योंकि किसी को कोई 5 साल राजा रहा हो और उसके बाद उसको जंगल में फेंक दिया जाए। आप इसको रिलेट कीजिएगा आज के यूथ से। तो 5 साल बाद उसको जंगल में फेंक दिया जाए और वो जंगल खूंखार जानवरों से भरा पड़ा है तो आदमी की स्थिति दर्दनाक हो जाती है। तो अब सिचुएशन ये है कि 5 साल आज कंप्लीट हुआ है, नए राजा का चयन होना है और पुराने राजा को पकड़ने के लिए सैनिक जा रहे हैं। पुराना राजा चुपचाप तैयार व्यार होकर बैठा हुआ है। तो सब लोग जब पहुंचते हैं, सैनिक पहुंचते हैं तो पुराना राजा मुस्कुराता हुआ मिलता है। तो सब हैरान होते हैं देख के, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब पुराना राजा चुपचाप चला जाए जंगल। अच्छा। क्यों जाएगा? कोई 5 साल जो राजा रहा हो उसको जंगल में फेंकेगा तो रोएगा, तकलीफ होगी उसको। तो ये राजा मुस्कुरा रहा है तो उसके सैनिक उसको बोलते हैं तुमको पता नहीं है कि तुमको कहाँ ले जाया जा रहा है? तो बोला हमको पता है। तो बोला आपको जंगल ले जा रहे हैं और जंगल में फेंक देंगे, वहाँ बहुत जंगली जानवर है। बोला ये तुमको आज पता है? मुझे पहले से पता है, 5 साल पहले जब मैं राजा बना था तब से पता था। और पहले के राजा इसलिए रोते थे क्योंकि उनको वो 5 साल बाद की स्थिति को नहीं देखते। वो दूरदृष्टि वाली जो बात हमने करी ना, वो 5 साल बाद का नहीं सोचते थे। राजा बन गए बस 5 साल ठीक है, भोग विलास ऐश करके जिया। मैंने 5 साल में क्या किया, इस 5 साल के बाद की प्लानिंग की थी पहले दिन से। जब मैं राजा बना था तो इस शहर के अच्छे अच्छे बिल्डर लोगों को उस जंगल में भेजा। बोला जंगल की सफाई करो और वहाँ एक नया नगर बसाओ। फिर अगले साल मैंने यहाँ के अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट को भेजा कि वहाँ स्कूल, कॉलेज और बिजनेस सेटल करो। तीसरे साल में यहाँ के अच्छे अच्छे नागरिक को वहाँ की नागरिकता दी और वहाँ एक राज्य बसाया। और अगले पिछले 2-3 सालों में वहाँ मतलब एक सुंदर नगर बन गया। बस अब तुम चलो, और जब जा रहे थे तो वहाँ नगाड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। तो बोले कि यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ से तो मुझे, यहाँ तो मैं 5 साल का राजा था, लेकिन जिस राज्य में मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं जिंदगी भर का राजा हूँ। तो शुरुआत के जीवन में 5 साल ऐसा कुछ कर लीजिए कि बाकी की पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। तो आते हैं लोन पे। अगर आपने लोन ले ही लिया तो आप रीपेमेंट मत कीजिए, क्योंकि वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, उस रेट पे आपको कहीं और लोन नहीं मिलने वाला है। अच्छा। आप सोचिए, आप बताइए होम लोन के अलावा आपको 8% पे कहाँ से लोन मिल जाएगा? नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो 8% में होम लोन मिलना एक लग्जरी है। अच्छा। और वो घर खरीदने के लिए सिर्फ मिल सकता है। तो आपने ले लिया है। अब उस पैसे से जो अभी आपका पैसा बच रहा है, उस लोन तो बल्कि मैं कहता हूँ 20 साल की जगह 30 साल का लीजिए, क्योंकि आपका ईएमआई कम हो जाएगा। तो जो पैसा बचता है स्पेयर, उसको लोन रीपे करने के बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अच्छा। आप मान लीजिए अपने 50 लाख का लोन लिया और 50,000 की ईएमआई दे रहे थे या 45,000 की ईएमआई दे रहे थे। आपके पास अब 2 लाख बच गया, तो अब क्या करते हैं, 2 लाख जाके पे करते हैं ताकि मेरा लोन का खत्म हो जाए। 1-2 साल का टेन्योर कम हो। अब धीरे धीरे कम करते करते 12 साल 13 साल में खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसको मत कीजिए। इस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस ये ढूंढिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये लोन से ज्यादा रिटर्न दे। भाई 8% लोन फिक्स है, ये तो पता है आपको 8% देना है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 12%, 15%, 18% वाला होना चाहिए। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में आप मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप की चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में बहुत तरह के फंड्स होते हैं। तो अगर आपने 12% या 14% वाली जगह इन्वेस्ट किया, तो ये 2 लाख पे जो एक्स्ट्रा आपने लोन में डालना था, जिससे आपका टेन्योर कम होता है, उससे जगह आप 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया आपने। ऐसे 2-2 लाख इन्वेस्ट कर करके यहाँ बना लीजिए 50 लाख। 50 लाख तो पे करना ही था ना आपको, ईएमआई पे करके। तो ये 50 लाख आप अगले 5, 7, 10 साल में पे कर दीजिए। ठीक। और उस पैसे, अब आपका लोन कब बर्डन लगता है? जब आपको 50 लाख का लोन है आपके ऊपर और 50 लाख आपके है नहीं देने के लिए। वही तभी तक तो बर्डन लगता है। अब आपके एक तरफ तो 50 लाख का लोन है जिसकी 50,000 ईएमआई जा रही है, और एक तरफ 50 लाख का आपका पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो 12% रिटर्न दे रहा है और ये लोन पे 8% का इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ आप 4 लाख दे रहे हैं और यहाँ आपको 6 लाख मिल रहा है। तो इसको निकाल के क्यों यहाँ दीजिएगा? अब इस 6 लाख में से निकाल के, इस 6 लाख से SWP कर दीजिए। ये 50 लाख बना के या 30 लाख बना के, 40, जितना भी आप बना पाए, इसमें से SWP कर दीजिए। आपका लोन का ईएमआई ये पे करेगा, इसका इंटरेस्ट पे करेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जो आपने सबसे पहले बोली थी कि रॉबर्ट कियोसाकी की लाइन कि पैसा आपके लिए काम करेगा। अब आपने जोड़ के 50 लाख बना लिया 5 साल 10 साल में, और 10 साल में 50, अभी आपका 10 साल का लोन बचा हुआ है। अब इस 50 लाख से SWP कीजिए 50,000 महीने की, और आपका ईएमआई कौन दे रहा है? अब आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये 50 लाख भी है यहाँ पे, और लोन धीरे धीरे खत्म होकर 0 हो जाएगा। लेकिन ये 50 लाख तो यही रहेगा। ये 50 लाख बोल के बढ़ेगा। अगर आप 8% निकाल रहे हैं और 12% बढ़ रहा है,
समझे? और जिन्होंने लोन नहीं लिया है उनके लिए सलाह ये है कि लोन शुरुआत में लोन थोड़ा अवॉइड कीजिए। शुरुआत में लोन आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। एटलीस्ट 45 से पहले तो लोन मत लीजिए। 45 तक का पैसा, मतलब 25, 30, 35, जब भी आप शुरू कर रहे हैं, 45 साल की एज तक आप पैसे को बनाइए, बढ़ाइए, खर्च कम कीजिए। एक फार्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं जितना बचेगा उतना बचा लेंगे, इतना इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसे कभी पैसा नहीं बचता। आपका खर्चा आपकी इनकम से कम कभी होता ही नहीं है। आप देखते उसी तरह से जीने का तरीका तरीका ही बन जाता है। आपकी सैलरी अगर अगले महीने 10,000 बढ़ जाए ना, तो आपके खर्चे 10,000 बढ़ जाएंगे। आप सोचिए, जब हम नौकरी करने आए थे शहर में, तो हम जो ड्रीम सैलरी सोच के आए थे ना, उससे कई 2 गुना 3 गुना सैलरी आप कमाते होंगे या लोग कमाते होंगे, बिल्कुल, अधिकांश लोग। लेकिन फिर भी वो हैंड टू माउथ हैं, वो जितना कमाते, क्योंकि उन्होंने जरूरतें अपनी वैसी बना ली। वो उस लग्जरी लाइफ को अपनी लाइफस्टाइल का इतना सघन पार्ट मान लिया कि उससे नीचे उनको तैयार नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर 2 महीने नौकरी चली जाए तो क्या होगा? तो मजबूरी में आना पड़ेगा नीचे। तो क्यों ना खुद से चॉइस से नीचे कर लीजिए। तो शुरुआत के 10-15 साल पैसे बचाइए, और 45 की एज में आप मैच्योर हो गए हैं। अब आपके बच्चे हैं, बच्चों ने भी संघर्ष देखा है आपका, किराए घर में रहे हैं, तो जब उनको अपना घर मिलेगा ना, तो उनको उस घर की वैल्यू भी होगी। ठीक है, आपकी पत्नी उस घर को सजा के भी रखेंगी। और 45 के बाद आप खर्च कीजिए सारा पैसा जो आप कमा रहे हैं, सारा खर्च कीजिए। जो पहले 45 तक जो पैसा बचा है ना, वो पैसा आपके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो आपकी नौकरी जाने के बाद भी वो एक सिंगल सोर्स, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत बढ़िया, शानदार। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि अगर किसी ने लोन लिया है, और कुछ लोग मैं देखता हूँ कि लोन को क्या करते हैं कि वो पार्ट पे करते हैं, मतलब कुछ अमाउंट देते, जैसे जो EMI दे रहे हैं दे ही रहे हैं, बट बीच बीच में कभी 2 लाख दे दिया, कभी 4 लाख दे दिया। हाँ, तो वो देना सही है या वो नहीं करना चाहिए? उसी पैसे को बोल रहा हूँ मैं, उसी पैसे को आप इक्विटी मार्केट में लगाइए, म्यूचुअल फंड उधर मत दीजिए, उस पैसे को म्यूचुअल फंड लगाइए, कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। वो पैसा आपके लिए बैकअप क्रिएट कर रहा है। वो तब तक पे कीजिए जब तक आप लोन पे करते हैं। आपका लोन 40 लाख बचा हुआ है, 50 लाख लिया था और 10 साल बाद 40 लाख बचा हुआ है, तो आप 5 लाख 2 लाख करके आप 40 लाख तो पे करने ही वाले हैं। तो इस 40 लाख को उधर देने की बजाय आप अगर आपके पास 50, मान लीजिए 40 लाख लोन बचा हुआ, 40 लाख रुपए आपके पास आ गए, या 3-4 साल में आ जाएंगे, और आके आप लोन पे करते, तो आपके पास क्या होगा? ना पैसा होगा ना लोन होगा। लोन खत्म कर देंगे आप। उसकी बजाय इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, तो आपके पास लोन भी है, पैसा भी है। लोन सरदर्द है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट भी तो है। अब ये 40 लाख ग्रो होगा और इससे इसको पे कीजिए। हाँ, इसके इंटरेस्ट से इसका EMI पे कर दीजिए, तो 5-10 साल बाद देखेंगे आपका ये इंटरेस्ट के फ्री, मतलब गैप से पैसा बन गया। क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, इसका 12 है, तो 4% का डिफरेंस आएगा। वो 40 लाख पे 4% आएगा, तो हर साल बढ़ता जाएगा। अच्छा, लोन के साथ लोग ये जो इंश्योरेंस लेते हैं, वो ठीक है या वो मार्केटिंग है? देखिए, इंश्योरेंस एक जरूरत है। अब जरूरत उसको कैसे आप लेते हैं और आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब लोन पे इंश्योरेंस की लोन बताता हूं। लोन पे इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? लोन पे 2 तरह का इंश्योरेंस मिलता है। एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, आप घर के लिए लोन लेते हैं तो घर का इंश्योरेंस होता है, और एक उस आदमी का इंश्योरेंस होता है जिसने लोन लिया है। अच्छा। तो लोन, अगर मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने 70-80 लाख का लोन लिया, तो बैंक ये देखता है कि अगर इस आदमी को कुछ हो गया तो यही आदमी कमाता है घर में, और इसी आदमी ने लोन लिया है, यही आदमी रीपे करेगा, तो अगर इसे कुछ हो गया तो बैंक का पैसा लौटाएगा कौन? तो बैंक की स्ट्रेटेजी सही है। बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको एक इंश्योरेंस देता है कि आपका इंश्योरेंस 70 लाख का इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि आपको कल कुछ होगा तो ये 70 लाख बैंक को पे हो जाएगा। तो बैंक के लिए सेफ है। अब आप बैंक से लेने के बजाय आप खुद से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप 70 लाख का ही क्यों ले रहे हैं? आप 1 करोड़ का ले लीजिए, 2 करोड़ का ले लीजिए, अफोर्ड कर सकते हैं तो आपकी इनकम का 10 गुना 5 करोड़ का ले लीजिए। और उस उतने पैसे लेने के बाद तो आपका अब अगर आपको कुछ होगा तो आपका लोन, इंश्योरेंस कंपनी जितना पैसा देगी, उसमें से आपकी पत्नी के पास चॉइस होगा कि लोन को पे करना है या लोन का EMI देते रहना है। तो इंश्योरेंस के साथ जो मिलता है, लोन के साथ जो मिलता है, उसको थोड़ा एवेल्युएट करें। आप देखें उसमें क्या होता है। नॉर्मली आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, 2 लाख का 1.5 लाख का लोन का सिंगल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देते हैं, और 50 लाख की EMI को 51 लाख की EMI के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी बजाय वो इंश्योरेंस जो 1 लाख आप वन टाइम दे रहे थे, उसको 10,000 में सिंगल मिल सकता था, रेगुलर रूप में मिल सकता था। तो आप बाहर से लें 10,000 की EMI या 20,000 की जो भी एनुअल प्रीमियम है, और उसमें इंश्योरेंस लें, उसमें पत्नी को नॉमिनी बनाए बजाय कि बैंक को नॉमिनी बनाने की। अगर बैंक कहता है कि नहीं हम नॉमिनी रहेंगे, तो उनको असाइन कर दीजिए बैंक के फेवर में। असाइनमेंट होता है कि जब तक ये लोन है तब तक तो इस पैसे का मालिक बैंक रहेगा, लेकिन जैसे मेरा लोन खत्म होगा ये पैसा मेरी पत्नी को मिलेगा। तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे कुछ होता है, तब तक लोन इतना थोड़ी बचा होगा। अगर 50 लाख का लोन लिया तो हो सकता है 35 लाख लोन बचाओ, लेकिन इंश्योरेंस का अमाउंट अगर 50 लाख है तो इंश्योरेंस के अमाउंट से 50 लाख मेरी पत्नी को मिले, उसमें से 35 लाख पे हो, 15 लाख मेरे घर में आए। तो लोन के साथ इंश्योरेंस लेने के बजाय आप बाहर से इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, लेकिन वक्त को ध्यान में रखते हुए जो मेरे कुछ सवाल हैं, वो सारा कवर हो जाए तो थोड़ा जल्दी में हम इसको कवर करते जाएंगे।
टैक्स बचाने में लोग कहाँ गलती करते हैं? टैक्स भी बचाना एक मिडिल क्लास के लिए बड़ा सिर दर्द है। अब आई थिंक ओल्ड फैशन हो गया टैक्स बचाना। ठीक। अब हिंदुस्तान में कमाना है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। भारत के रूल को तो अब आपका कितनी भी जल्दी में हो, आप चाहे हॉस्पिटल जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, अगर सामने रेड लाइट है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है। तो भारत में अगर आप पैसा कमा रहे हैं, इनकम है आपकी, तो इनकम के ऊपर इनकम टैक्स तो लगेगा ही। लगेगा, ठीक है। पहले जो टैक्स स्लैब होता था उसके अनुसार 80C 80D और कई सारे सेक्शन दिए गए हैं जिसके अनुसार आप टैक्स बचा सकते थे। आजकल लोग जो नया वाला टैक्स रिजीम है उस पर प्रेफर करते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने आसान भी कर दिया, कोई टैक्स बचाने का झमेला नहीं है। आप जिस स्लैब में आते हैं उस स्लैब के हिसाब से टैक्स दीजिए और वो टैक्स रेट थोड़ा कम है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप ये कैलकुलेट करें, देखें कि आपका पुराने टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है और नए टैक्स रिजीम में अगर जाते हैं तो कितना टैक्स बन रहा है। आप देखेंगे नए टैक्स रिजीम में हो सकता है आपका टैक्स कम हो। अगर आप बहुत सेविंग करते हैं और हर सेक्शन को फुलफिल कर रहे हैं तो पुराने टैक्स रिजीम में हो सकता है आपका थोड़ा टैक्स बच जाए। तो टैक्स बचाने के लिए 2 सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक है 80C अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। 80C में आपका PPF का पैसा जाता है, वो आता है। आप इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम देते हैं वो आता है। आप बच्चों की जो फीस भरते हैं उसमें जो ट्यूशन फीस वाला पार्ट होता है वो होता है। PPF सुकन्या समृद्धि, PF के अलावा जो बाहर से लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं वो भी उसके अंदर आता है। सुकन्या समृद्धि बच्चों के लिए पैसा डालते हैं वो भी आता है। तो 80C में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अप टू 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। 80D में मेडिक्लेम के लिए 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप खुद के लिए मेडिक्लेम अपने परिवार के लिए खरीदते हैं तो उससे 25,000 तक का टैक्स आपके इनकम में से कम हो जाता है। तो 80C और 80D में जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, जितना पैसा दिया, वो पैसा आपकी इनकम में से माइनस कर दिया, बाकी पे टैक्स लगता है। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने उसका टैक्स रिजीम जो नया किया उसको थोड़ा और सरल कर दिया है। थोड़ा टैक्स लोअर इनकम वालों को थोड़ा कम टैक्स के दायरे में ला दिया है। तो अगर कम इनकम है, एक मध्यम इनकम है, तो आप नए टैक्स रिजीम में आएंगे तो आपको टैक्स कम भी लगेगा और आपको सिंपलीफाई में। हाँ, न्यू रिजीम में। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आप होम लोन भी लिए हैं, 80C भी करते हैं, 80D भी करते हैं, तो आप पुराने हो सकता है, पुराने वाले में टैक्स आपका बचे। बट कैलकुलेट करते समय आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक फॉर्मेट होता है जिसमें बताता है कि पुराने टैक्स रेंज में इतना टैक्स बन रहा है, नए टैक्स रेंज में, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लें। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त बातें आपने बताई और महज इन सारी बातों को फॉलो करने से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत सारा लाभ होगा। थैंक यू सो मच।